हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू IBTS। आज हम हमारी मिडिवल हिस्ट्री ऑफ HP के दूसरे लेक्चर में पहुंच गए, जहां पे हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की और उसके आगे आने वाली हमारी जो डायनेस्टीज हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है HP के लिए, उनको डिस्कस करेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था इस्लाम का आगमन होता है, टर्किश इन्वेजन्स होते हैं। उसको अगर आपको जानना है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके, तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखें। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। इनका जो मेन ओरिजिन है वो कहाँ का है? टर्किश का ही है। दिल्ली सल्तनत में जो आपकी लास्ट जो आपकी सल्तनत है, लास्ट डायनेस्टी बोल लीजिए, लोधी डायनेस्टी जो है, उसको छोड़ के बाकी सारी जो है आपकी टर्किश ओरिजिन की ही है। जो आपकी लोधी डायनेस्टी है वो आपकी अफगान ओरिजिन की मानी जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहली जो है वो थी स्लेव, दूसरी थी खिलजी, तीसरी हमारे पास आती है तुगलक। हमें समझने वाली बात यह है कि हमारे पास सारी की सारी डायनेस्टीज हिमाचल के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तुगलक डायनेस्टी। अब तुगलक डायनेस्टी को पढ़ना है तो थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड लेके ही चलना पड़ेगा, ताकि हमें पता लगे कि तुगलक डायनेस्टी किस तरह से आई और इनका क्या क्या हिमाचल पे इफेक्ट था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे तुगलक की जो डायनेस्टी थी उसमें तुगलक को शुरू किसने किया, तो उसका जो नाम आता है वो नाम आता है गाजी मलिक का। गाजी मलिक का एक और नाम जो है गियासुद्दीन, जो है गियासुद्दीन तुगलक नाम भी इसका आता है। इसको तुगलक शाह भी बोला जाता है। अब ये जो थे, इनके जो फादर थे वो तो थे टर्किक ओरिजिन के, लेकिन इनकी जो मदर थी वो हिंदू थी। उसके पहले क्या था कि जो लास्ट रूलर, इनके पहले जो कौन से रूलर रहे हैं अगर उनकी बात करूं तो वो हमारे रहे हैं खुसरो खान। खुसरो खान किस डायनेस्टी के रहे होंगे? जी, जो डायनेस्टी इनके पहले रही होगी। कौन सी डायनेस्टी इनके पहले रही है? तो वो है आपकी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी इनके पहले थी। अब आती है आपकी तुगलक डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में जो आपके खुसरो खान थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे अलाउद्दीन खिलजी के लिए, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनकी डेथ हो जाती है 1316 में। अब हम देखेंगे 1316 में जैसे ही इनकी डेथ होती है, 4 साल बाद डायनेस्टी ही बदल जाती है। अब तक चल रही है खिलजी डायनेस्टी, 4 साल बाद तुगलक डायनेस्टी आ जाती है। 1320 से लेके 1413 तक, एसेंशियली 100 साल तक के लिए आपकी तुगलक डायनेस्टी जो है वो राज करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो खुसरो खान है वो पावर में आ जाते हैं यहाँ पे, जो इनके लास्ट रूलर होते हैं, लेकिन ये कोई अपॉइंटेड रूलर थे नहीं। मुगल्स में, तुगलक्स में आप हर जगह देखेंगे कोई डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ सक्सेशन था नहीं कि कौन राजा बनेगा। बड़े बेटे छोटे बेटे में हमेशा प्रॉब्लम होती रहती थी। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि क्या था कि खुसरो खान जो है उन्होंने जो आपके अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी के जो बेटे थे, हालांकि उनके जो रियल बेटे वो थे नहीं, लेकिन बेटा ही था, तो जो थे मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी नाम था उनका। तो ये जो है इनको खुसरो खान ने मार दिया और इनकी जगह जो है ये गद्दी पे बैठ गए। अब यहाँ पे ये था खुसरो खान जो थे वो कन्वर्टेड मुस्लिम थे, वो पहले एक हिंदू थे। इनको इतना सपोर्ट था नहीं जो आपके मुस्लिम, जो आपके खलीफास थे उनका। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनको इतना सपोर्ट था नहीं, तो उन्होंने सपोर्ट किसको किया? सपोर्ट किया गाजी खान को। गाजी खान को सपोर्ट किया और उसको बोला कि यू लीड अ कॉन्वॉय अगेंस्ट दिस मैन, और तुम वहां पे जाके अपनी डायनेस्टी जो है वो उसको स्थापित करो। गाजी खान ने बोला क्यों नहीं सर, हम जाते हैं। गाजी खान गए और वहां पे जाके इन्होंने रिवोल्ट कर दिया इनके अगेंस्ट, और वहां पे ये इनको जीत हासिल हुई और इन्होंने अपना नाम बदल के गियासुद्दीन तुगलक जो है वो यहाँ पे इन्होंने रख लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं गियासुद्दीन तुगलक जो है उन्होंने वही किया जो सारे रूलर्स करते हैं पावर में आने के बाद। जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था उनके लिए तो इन्होंने अच्छी अच्छी पोजीशंस पे उनको डाला। जिन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया था उनकी इन्होंने ऐसी तैसी कर दी, उनको उनकी तो इन्होंने ऐसी तैसी कर दी, उनको कहीं का नहीं छोड़ा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि जो है आपका गाजी मलिक का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपसे पूछा जा सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ तुगलकाबाद। तुगलकाबाद जो है उसका कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया। दिल्ली जो है उसके ईस्टर्न कुछ किलोमीटर्स दूर, दिल्ली से ईस्टर्न तरफ आपका तुगलकाबाद जो है उसका कंस्ट्रक्शन किया। क्यों किया था? दिल्ली को मंगोल्स के आक्रमण से बचाने के लिए। उस टाइम पे मंगोल्स का खौफ बहुत ज़्यादा था। हम देखेंगे तैमूर वाले टाइप में, जब हमारे पास जो तैमूर डायनेस्टी जो है वो किस तरह से इंडिया पे आक्रमण करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1321 में गाजी मलिक जो है वो उलूग खान को, या फिर आपके गियासुद्दीन तुगलक जो है वो आपके उलूग खान को, अपने बेटे को भेजते हैं तिलांग या फिर आप अरांगल या तिलांग, दो जगहें जो है यहाँ पे भेजते हैं आक्रमण करने के लिए। पहला आक्रमण विफल होता है, सफल हो नहीं पाता।
दूसरा आक्रमण करने के लिए फिर से भेजते हैं। इस बार जो है वो सफल हो जाते हैं उलूग खान। यहाँ पे इनका नाम अरांगल का नाम चेंज करके कर दिया जाता है सुल्तानपुर। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है पेपर में। तो यहाँ पे उलूग खान, अगर आपको उनका दूसरा नाम बताऊं तो आप उनको एकदम से पहचान जाएंगे। उलूग खान का दूसरा नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, अगर आपने कभी कहावत सुनी हो तो जैसे बोलते हैं कई बार नेता एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते हैं तुगलकिया राज चल रहा है, तो ये तुगलकिया राज के जो मेन नेता हैं वो यही हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। इनके राज में कोई खुश नहीं था, एक्चुअली कोई खुश नहीं था इनके राज में। जो इवन मुस्लिम्स थे वो भी इनके राज में वह उतना ज़्यादा खुश थे नहीं, क्योंकि जो मुस्लिम्स की एरिस्टोक्रेसी थी सिर्फ वही खुश थी। यानी जो मुस्लिम्स में जनरल कैटेगरी के लोग समझ लीजिए सिर्फ वही खुश थे। बाकी जितने भी लोअर कैटेगरी जो एरिस्टोक्रेसी को बिलोंग नहीं करते थे वो सब भी मारे जा रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो गद्दी पे बैठे आके, बोला जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्होंने अपने पिता का खून किया और उसके बाद वो आके गद्दी पे बैठे। अब जिन्होंने अपने पिता का खून किया हो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो इन्होंने वही किया जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी उल्टा सीधा ही कुछ किया होगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इनका राज जो है 26 साल के लिए आपके पास रहता है। 26 साल के लिए ये राज करते हैं, लेकिन इनके राज में एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जो इनकी डायनेस्टी है उसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट इतना ज़्यादा कभी नहीं बढ़ा जितना, मतलब तुगलक डायनेस्टी के अंदर किसी ने सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकली अगर एक्सटेंड किया है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। लेकिन जितने भी जियोग्राफी में वो गए खुश वहाँ पे कोई नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ वो देख लेते हैं। हम देखते हैं कि टैक्सेशन सिस्टम जो था वो बहुत ख़राब था। टैक्सेशन सिस्टम इतना ज़्यादा हो गया था कि लोगों ने टैक्स देने से ही मना कर दिया। यदि मैं आपको इसी बात से अगर मैं आपको एक थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ लेके चलूँ तो हम देखते हैं कि हम पढ़ते हैं एक लाफेयर कर्व के बारे में। तो उसमें हम देखते हैं कि जिस तरह से टैक्स का रेट बढ़ता है, अगर इस तरफ को टैक्स का रेट बढ़ रहा है और यहाँ पे गवर्नमेंट को उस टैक्स से रिवेन्यू आ रहा है, तो एक्स एक्सिस में आपका रिवेन्यू बढ़ रहा है, इस आपका टैक्स रेट बढ़ रहा है, और वाई एक्सिस में आपका रिवेन्यू बढ़ रहा है। अब होना तो यही चाहिए कि जैसे जैसे रेट बढ़े वैसे वैसे रिवेन्यू भी बढ़े, वैसे वैसे रिवेन्यू भी बढ़े। लेकिन होता यह है कि यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बनता नहीं है अगर जो आपका रूल है वो डिस्पोटिक हो। होता क्या है कि जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ता है वैसे वैसे रिवेन्यू जो है वो कम हो जाता है। यहाँ पे टैक्स का रेट मैक्सिमम है, पर यहाँ पे आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू जो है वो ज़ीरो है, वो ज़ीरो है। तो ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे इनके साथ भी। मोहम्मद बिन तुगलक ने टैक्स को इतना बढ़ा दिया था कि लोग जो है उन्होंने टैक्स देने से ही मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, आपको जो करने कर लो। जिम्मी यानी जो कि नॉन मुस्लिम्स थे, उनके ऊपर जो है वो क्रॉप टैक्स इतना ज़्यादा लगाया गया कि उनकी आधी से ज़्यादा क्रॉप जो है वो क्रॉप टैक्स देने में चली जाती थी। आपने टैक्स रेट लगा दिया है, जो 10 रुपये इंसान कमा रहा है उस टाइम पे 10 रुपये भी नहीं कमा रहा होगा, जो 10 रुपये एक छोटा गरीब आदमी कमा रहा है उसमें से अगर उसको इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, 8 रुपये उसको टैक्स देना पड़ रहा है, उसके बाद जो उसके पास खाने का सामान है, जो फसल है, उसमें आधी से ज़्यादा फसल जो ज़िम्मी है, जो नॉन मुस्लिम है, उसको देनी पड़ रही है, तो रिवोल्ट नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? ना उसके पास खाने के लिए पैसा, खाने के लिए अनाज है, ना उसके लिए, ना उसके पास कुछ खरीदने के लिए पैसा है, तो और क्या करेगा? अब इसके साथ साथ वहाँ पे रिवोल्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग जंगल में चले जाते हैं कि हम तो अब यहाँ इस ज़मीन पे कुछ उगाएंगे ही नहीं, इससे अच्छा तो हम कुछ ना ही उगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, हम क्यों उगाएं फिर? अगर हमें आधी से ज़्यादा ज़मीन एक कितनी क्योंकि किसी भी फसल को उगाने के लिए आपको 6 से 8 महीने चाहिए। 8 महीने लगा के अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है और उसके बाद आप उसकी आधी ज़्यादा फसल ले रहे हैं, तो वो क्यों ही कोई फसल उगाएगा? इस तरह करके कुछ लोग तो रॉबर गैंग में शामिल हो गए, कुछ लोगों ने लूटपाट मचानी शुरू कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हम देखते हैं रिवोल्ट्स होने जो है वो शुरू हो गए थे। इनके टाइम में रिवोल्ट्स होने जब शुरू हुए उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बीमार होने भी शुरू हो गए थे, और इनके पास जो ऊपर रिवेन्यू आ रहा था अब रिवेन्यू आना बंद हो गया था क्योंकि लोग टैक्स नहीं भर रहे थे। तो जैसे जैसे रिवेन्यू आना बंद हुआ तो इतना ज़्यादा बड़ा एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था उसको संभालना हो रहा था और भी ज़्यादा मुश्किल। अब इतने बड़े एरिया को संभालने के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा लोग दे नहीं रहे हैं, ऊपर से वो लोग अब रिवोल्ट पे आ गए। तो ये किसी भी आपके साम्राज्य के अंत की एक बहुत बड़ी निशानी होती है जब इस तरह से किसी साम्राज्य में होने लगता है। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के साथ यही हो रहा था। अब इसके बाद क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं उसको देखते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IBTS इंस्टीट्यूट को और करें अपने HAS एंड अलाइड सर्विसेज का सपना साकार।
Download the app now. तो यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह से जो आपके रिवोल्ट्स हैं वो मेनली 1327 में शुरू हो जाते हैं और 1335 तक आते आते जितना ज्योग्राफिकल एरिया था वो आगे आपका एक्सटेंड होना बंद हो जाता है। 1335 तक इनकी पीक, जो हर एम्पायर की एक पीक आती है, हमने देखा था मौर्यन एम्पायर में भी ये हुआ था। बुद्धिज्म में आपके जो अशोक आए थे, अशोक के साथ भी ये हुआ था, जो कि मौर्यन एम्पायर का ही पार्ट थे। गुप्ता एम्पायर के साथ भी यही हुआ था, हर्षा के साथ भी यही हुआ। हर एम्पायर के साथ यही होता है, जीरो से शुरुआत होती है, टॉप पे जाते हैं और फिर नीचे आते हैं। ये सत्य है जीवन का। तो इसके बाद यहाँ पे रिवोल्ट्स में 1327 में इतने रिवोल्ट्स होने शुरू हो जाते हैं, पैसा इनके पास होता नहीं है, उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसी के अगेंस्ट कौन कौन से और एम्पायर्स हमारे पास आ जाते हैं, तो हम देखते हैं इंडिया का जो सदर्न रीजन है उसमें हम देखते हैं आपका विजयनगरा एम्पायर जो है वो आपका यहाँ पे खड़ा हो जाता है। विजयनगरा एम्पायर और आपके मराठास जो है, इनके बारे में आपके मुगल रूलर्स हम बाद में देखेंगे, वो बोलते हैं कि विजयनगरा एम्पायर इन द साउथ और आपके जो मराठास हैं, राणा सांबा है, राणा कुंभा है, आपके पृथ्वीराज चौहान है, ये सब जो है ये हम देखते हैं कि दे वर द ग्रेटेस्ट रूलर्स पॉसिबल, जो कि इंडिया के थे। जो बाहर से आए उनकी बात अलग है, जो इंडिया के रूलर्स हैं उनमें दीज वर द ग्रेटेस्ट रूलर्स। फिर हम जब देखेंगे कि बाद में किस तरह से आपके जो मुगल्स हैं उनकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, साथ के साथ वो आपके बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, ये सब किस तरह की बैटल्स होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बैटल्स हैं। और किस तरह से बहुत ही छोटी माइन्यूट सी चीज़ों की वजह से जो है हमारे जो राजा थे वो हार जाते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पे विजयनगरा एम्पायर खड़ा हो जाता है सिर्फ इन्हीं जो आपकी ये एक्सपीडिशंस चल रहे होते हैं इनके ज्योग्राफिकली एक्सटेंड करने के, उनके अगेंस्ट जो है आपके विजयनगरा एम्पायर खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो आपका बहामनी सल्तनत है, ये भी आपका, आप देखिए सेंट्रल रीजन में आप देख सकते हैं, मालवा प्लेट्यू के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि बहामनी प्लेट्यू जो है, बहामनी सल्तनत जो है वो भी फॉर्म हो जाती है यहाँ पे। तो बहुत तरह के चैलेंज जो है आपके यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक जो है उनको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आपके फिरोज शाह तुगलक जो है ये आपके गद्दी पे आ जाते हैं। अब ये फिरोज शाह तुगलक जो है ये इनके नेफ्यू होते हैं, काफ़ी एबल थे ये, ठीक, और काफ़ी इनके अंडर काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें अच्छी हुई, इनके रूल से तो थोड़ी ज़्यादा चीज़ें ही अच्छी हुई। बहुत सारे हिस्टोरियंस हमें देखने को पता चलता है, उनकी राइटिंग से हमें ये पता चलता है कि जो आपके फिरोज शाह तुगलक है उनका जो रेन था, जो उनका साम्राज्य था, या जितने देर वो गद्दी पे बैठे, वो थोड़ा सा करुणा या दया भाव से भरा हुआ था, थोड़ा सा, उसको अगर कंपेयर करेंगे आप मोहम्मद बिन तुगलक से, ठीक। तो उसके बारे में देखते हैं। अब फिरोज शाह तुगलक जो है वो आपके किसके बेटे थे, वो आपके सिपा राजब के बेटे थे। और इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से इनका जन्म हुआ। तो सिपा राजब जो है, और सिपा राजब और मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी एक स्टोरी क्या है कि सिपा राजब जो है ये आपके, जिस तरह से उस टाइम पे सारे मुगलों के साथ होता था कि हिंदुस्तानी रानियों को देख के इनके मन में थोड़ी सी लालसा जाग उठती थी, तो इन्होंने भी जो आपकी एक प्रिंसेस नाइला थी उनको देख के इनके मन में भी जो है कुछ प्रेम भाव जाग गया और उन्होंने बोला कि हमको तो इनसे शादी करनी है। लेकिन प्रिंसेस नाइला और जो आपकी उनके फादर थे उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। तो अब ये तो भाई सिपा राजब ठहरे, ठीक, ये चले गए आपके मोहम्मद बिन तुगलक के पास। तो तुगलक ने तुगलकिया फरमान भेजा और जाके जो आपके वहाँ के नाइला के जो फादर हैं, जो राजा साहब थे दीपालपुर के, तो उनके पास भेजा और उनको 1 साल का टैक्स देने को बोला पहले ही, मतलब एकदम एडवांस में पहले टैक्स दो, और अगर टैक्स नहीं दिया तो बाद में जो है आपके साथ आपको जो है एक थ्रेट भी दिया उनको कि साथ के साथ आपके ऊपर जो है हम एडवांसमेंट कर देंगे, चढ़ाई कर देंगे, ठीक। तो उस टाइम पे ये टैक्स वाला क्यों दिया गया, क्योंकि जो उनका साम्राज्य था, जो उनका थोड़ा बहुत एरिया था, जो उनका दीपालपुर था, वो फेमीन से या वहाँ पे सूखा जो है वो पड़ा हुआ था। अब 1 साल का अगर वो टैक्स इकट्ठा दे देंगे तो उनके लोग तो मर जाएंगे, ये बात पक्की थी। जैसे ही प्रिंसेस नाइला को यह पता लगा तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर मेरे उससे शादी करने से मेरे लोगों का भला होता है तो कोई बात नहीं, मैं शादी करने के लिए तैयार। तो यहाँ पे जो नाइला है और सिपा राजब है उनकी शादी होती है और उनसे पैदा होते हैं आपके फिरोज शाह तुगलक। तो मे भी जो फिरोज शाह तुगलक में थोड़ी बहुत करुणा है वो नाइला जी से आई होगी।
तो फिरोज शाह तुगलक के जो साम्राज्य था, जब भी तक वो गद्दी में बैठे, वहां पे कंप्लीट ऑपोजिट अगर हम कुछ चीजें देखने को मिलती हैं तो वो हमें इनके रेन में ही देखने को मिलती है, मोहम्मद बिन तुगलक से अगर कंपेयर करेंगे तो। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीजें जो है वो अलग हुई। तो सबसे पहली चीज तो ये थी कि रिडक्शन हुआ टॉर्चर। किस तरह का टॉर्चर? बहुत तरह का टॉर्चर। टैक्सेशन में थोड़ा बहुत रिडक्शन हुआ, ठीक है, और आपके क्रॉप टैक्स में थोड़ा बहुत रिडक्शन हुआ, जो कि हमने पहले देखे थे कि बहुत ज्यादा थे। अब ये करना जो है आपका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपका लॉजिकल भी था, क्योंकि अगर ये भी इसी तरह का काम करेंगे तो कितनी ही देर लगेगी इनको अपरूट करने में, क्योंकि अब विजयनगरा किंगडम भी आ गया था और ये सब जो किंगडम्स थे ये स्ट्रांग होने लगे थे। फिर हम देखते हैं कि ये सब तो हो रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है अभी भी रह रही थी। वो प्रॉब्लम कौन सी थी? इनटॉलरेंस की। इनटॉलरेंस की जो जिम्मी थे, यानी जो कि नॉन मुस्लिम्स थे, उनके अगेंस्ट टॉलरेंस अभी भी जो है इनके रेन में भी आ नहीं पाई। प्लस परसिक्यूशन जो है वो जारी रहा। परसिक्यूशन किस किस का? परसिक्यूशन एक तो हिंदूज का, दूसरा जो मुस्लिम्स का जो लोअर जो इनका स्टेटा है उनका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिस टाइम पे जो आपके फिरोज शाह तुगलक हैं वो आपके रेन करने के लिए आते हैं, गद्दी पे आते हैं, उस टाइम पे इकोनॉमी का कबाड़ा हो चुका था। क्योंकि हमने देखा, क्योंकि रिवोल्ट बहुत ज्यादा हो रहे थे, टैक्स इतना तो लोग दे नहीं पा रहे थे, इकोनॉमी का बड़ा हो चुका था, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ था नहीं। फिरोज शाह तुगलक जो है, ये मैंने FST लिखा है इसको, फिरोज शाह तुगलक ही आप मानेंगे, इन्होंने कुछ चीजें अच्छी की इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने पे इनका जोर रहा, आर्किटेक्चर पे इनका जोर रहा। तो यहाँ पे इन्होंने कि हमें हमारे पास इरिगेशन की कुछ कनाल्स बनाएगी। ये कनाल्स इतनी अच्छी थी, इतनी मजबूत थी कि 18th 19th सेंचुरी तक हम इन्हें यूज करते रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक चीज और अच्छी की कि इन्होंने पैट्रोनाइज किया इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसको, यानी जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बना के आएगा उसको शाबाशी दी जाएगी, उसको पैट्रोनाइज किया जाएगा। ये सब इनके रेन में हुआ। तो हम देख सकते हैं कि एक कंप्लीट शिफ्ट हुआ जो थॉट प्रोसेस है किंगडम का उसमें। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है एक थॉट प्रोसेस में यही चेंज हुआ है। एक्सपीडिशन तो इनका काम है जो कि इनको करना ही है। तो यहाँ पे रूपचंद जो राजा थे कांगड़ा के, त्रिगर्त के, उस टाइम पे कटोच डायनेस्टी से थे। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कटोच डायनेस्टी 300 साल तक रूल किया था। उसी के बीच में हम देखते हैं कि जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक है उनके बारे में बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के पहले उन्होंने एक बार कांगड़ा को जो है इन्वेड किया था और वहां पे अपनी गद्दी भी बिछाई थी, मतलब वहां पर जाके उन्होंने जो किला है उसको हासिल किया था। लेकिन इसके बारे में हमें कहीं से कोई प्रूफ मिलता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जब हमारे पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं मिलता है तब तक हम इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके जो राइटर्स थे उन्होंने इस बारे में कुछ लिखा नहीं, तो हम इस बात को सत्य नहीं मानते। हम यही मानते हैं कि कटोच जो रूलर्स हैं उनके अंडर ही 300 साल तक आपका कांगड़ा का फोर्ट रहा। फिर हम देखते हैं कि रूपचंद जो है, इसके बारे में हमें पता है कि अब हाँ यहाँ पे आके हमारे पास रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक के बीच जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में हमारे पास जो रूपचंद है वो हारे। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो रूपचंद थे उनका साम्राज्य जो था वो खुशहाल था, उस टाइम पे वो प्रॉस्पर कर रहे थे अपने टाइम पे। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं जब इतना हिल्स में इतना प्रॉस्पर कर रहा हूँ तो मैं प्लेन्स की तरफ जाता हूँ। तो वो दिल्ली की तरफ बढ़ गए, वहां पे उन्होंने बार बार इन्वेजन करना शुरू कर दिया, लूटपाट मचानी शुरू कर दी। तो ये बात जो है आपके तुगलक साहब को पसंद नहीं आई। चाहे वो हैं फिरोज शाह पर हैं तो तुगलक ही ना, तो उनको पसंद नहीं आई ये बात। अब किसी को क्यों पसंद आएगी कोई हमारे एरिया में आके आपकी लूटपाट मचा रहा है? इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने संभाला हुआ है, अगर कोई ऐसे आके लूटपाट करेगा तो जवाबदारी तो कुछ बनती है। तब वहां जाके आपके जो फिरोज शाह तुगलक हैं उन्होंने रूपचंद जो है उनके अगेंस्ट जो है अपनी आर्मी लेके गए। 6 महीने तक जो है उन्होंने किले को घेरे रखा, और जैसे ही आप किले को घेरते हैं तो किले के अंदर जो है कहीं कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पानी और खाना समाप्त होगा। खाना समाप्त हो जाए कोई बात नहीं, पानी समाप्त हो गया तो आप कितने दिन किले के अंदर रह लेंगे? राजा को बाहर आना ही पड़ेगा प्रजा के लिए, ठीक। तो वैसा ही रूपचंद के साथ हुआ। रूपचंद वहां से बाहर आए किले से 6 महीने बाद, और गिड़गिड़ाते हुए आपके फिरोज शाह तुगलक के चरणों में गिर गए, और गिर के उन्होंने माफी मांगी। लेकिन यहाँ पे तुगलक ने भी एक अच्छा काम ये किया कि जो शरण में आ गया उसको इन्होंने दूर नहीं भेजा, उठाया और उनको एक रोब गिफ्ट में दी, यानी उनको एक, आप समझ लीजिए, एक वो कपड़ा होता है पहनने वाला, वो पहनाया और इज्जत के साथ इनको अपने जो किले में उसमें भेजा। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि जो आपके फिरोज शाह तुगलक हैं वो आपके जो कुछ ना कुछ बुक्स हैं वहां पे 1300 से ज्यादा बुक्स जो है उनको लेके जाते हैं, संस्कृत में ट्रांसलेशन करवाते हैं। हम देखते हैं कि ज्वालामुखी जो है वहां से ये बुक्स लेके जाते हैं फिरोज शाह तुगलक।
अब इसके बाद देखते हैं फिरोज शाह तुगलक में एक दो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसके बाद हमारा तुगलक का जो रूल है वो खत्म होता है और उसके बाद हम अगले रूल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज को हम देख लेते हैं। तो अब तक हमने देखा कि किस तरह से जो आपके फिरोज शाह तुगलक हैं वो एक एक्सपेडिशन या एक इन्वेजन करते हैं आपके नगरकोट का रूपचंद की वजह से। कब करते हैं तो आपको बताया 1365 में करते हैं। इसका जो जिक्र है वो हमें फिरोज शाही में मिलता है, फिरोज शाही फरिश्ता में मिलता है। इन दोनों में हमें इसका जो आपका जिक्र है वो मिलता है। 1365 के बाद जो है इनका जब जो आपके रूपचंद हैं उनको वापस भेजा जाता है तो कुछ ना कुछ अग्रीमेंट जो आपको पहले भी बताया वीडियोस में वो होता है, वो हमारा इंपॉर्टेंस का है नहीं। यहाँ पे भी यही होता है कि बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे कीमती घोड़े जो है इनको दिए जाते हैं। उनको मनाने की कोशिश होती है कि भाई गलती हो गई हमसे, आपकी तरफ हम अपना इन्वेजन हमने कर दिया, ये बात बोलते हैं रूपचंद। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है कि इनके रिस्पेक्ट में समझ लीजिए, कंपल्शन में समझ लीजिए, उस टाइम में आपको खुद को इमेजिन करके देखिए और आपको समझ आ जाएगा कि क्यों किया होगा। तो वहाँ पे जो हमें फरिश्ता के अकाउंट्स हैं, जो कि फिरोज शाही फरिश्ता भी एक अकाउंट हमें मिलता है, फरिश्ता एक राइटर है, तो उनके अकाउंट्स में हमें देखने को मिलता है कि जो नगरकोट है एक बार को उसका नाम चेंज करके मोहम्मदाबाद रख दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट बन सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। कमीशन से इतना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि किसके रेन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स रेन द नेम ऑफ नगरकोट वाज चेंज्ड टू मोहम्मदाबाद। और इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस बहुत ही क्लोज दिए जाएंगे। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक, इस तरह के बहुत अटपटे से नाम दिए जाएंगे, सिर्फ एक नाम सही होगा। अगर आपने वीडियो देखी होगी और ये स्टोरी सुनी होगी तो मतलब ही नहीं बनता कि आपको ये नाम भूल जाए। ठीक, तो यहाँ से आगे चलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ। दूसरी चीज हम देखते हैं कि जो आपकी दलाइली फिरोज शाही, ठीक है, ये जो है आपकी ट्रांसलेशन की हुई बुक का नाम है। जो मैंने आपको बताया कि 1300 से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ बुक्स जो है फिरोज शाह तुगलक अपने साथ लेके गए। ये इनकी एक अच्छी बात थी, बहुत सारे जो रूलर्स थे इनकी एक अच्छी बात थी कि ये लिटरेचर को भी बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे। आप खुद सोचिए, जब आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो आप कितनी बुक्स अपने साथ लेके आते हैं। तो हमें कभी भी जो बुक्स हैं वो दूसरे शहर से, उस शहर के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने स्टेट के बारे में ये चीज़ें जाननी चाहिए। अब इन्होंने दलाइल फिरोज शाही जो है ये इन्होंने ट्रांसलेट करवाई। ट्रांसलेट किसने की? खालिद खानी ने। ये आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको इसी ब्लैक बोर्ड पर मिलेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं है। खालिद खानी जो है ये इन्होंने जो है ये आपकी बुक जो है ट्रांसलेट की। उसके बाद एक और चीज जो हम देखते हैं कि जो आपके फरिश्ता है उन्होंने अपने अकाउंट्स में दो तरह की देवियों का जिक्र किया है। यहाँ पे माता देवी ऑफ नगरकोट और जो ज्वालामुखी गॉडेस है उनके बारे में जो है जिक्र दोनों में मिलता है। इनके अकाउंट से ऐसा लगता है कि ये दोनों बहुत पास पास हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट 30-35 किलोमीटर का फासला है दोनों में। उसकी जगह एक और राइटर है शम्स सिराही, उनकी जो अकाउंट्स है उनमें थोड़ा सा हमें पता चलता है कि हाँ, उन्होंने अकाउंट्स में अपने में सही बताया है कि जो आपकी ज्वालामुखी है इट इज ऑन दी वे टू नगरकोट, यानी रास्ते में पड़ता है। तो ये चीजें जो है ये थोड़ी बहुत चीजें आपको वैसे ही ध्यान में होनी चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए ऐसी चीजें। 1375 तक आते आते हम देखते हैं कि जो आपके रूपचंद हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जिनकी वजह से जो है आपका नगरकोट बिसीज हुआ था। अब उसके बाद इनके जो सुपुत्र आते हैं उनका नाम है सागर चंद। कई जगह पे संगारा चंद, सांगर चंद, ये सब भी लिखा हुआ है, आप सागर चंद याद रख लीजिए, काम चल जाएगा। सागर चंद जो है इनका आ जाता है। उसके बाद फिरोज शाह के जो बेटे थे नसीरुद्दीन, ये जो आपके नसीरुद्दीन थे ये रिफ्यूज लेते हैं। क्या लेते हैं? रिफ्यूज, यानी पनाह लेते हैं सागर चंद के रेन के अंडर। जब सागर चंद जो है अपना रूल कर रहे होते हैं उस टाइम पे इनके अंडर पनाह लेते हैं। अब कायदे से तो मिलनी चाहिए नहीं थी, लेकिन हाँ, जो उस टाइम पे जो राजपूत का एक वर्ड होता था वो ये होता था कि अगर किसी ने शरण मांग ली है तो चाहे वो दुश्मन भी हो उसको शरण मना नहीं करते हैं। इसी मामले में अगर आपने पद्मावती मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि राजपूत जो है अपने वर्ड्स की वजह से बार बार जो है कंट्रोवर्सी में आए हैं।
क्योंकि अपने शब्द के बहुत पक्के होते हैं, अपने शब्द को वो पीछे छोड़ते नहीं। इसी वजह से इन्होंने नसीरुद्दीन जो है उसको भी इन्होंने पनाह दी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपके नसीरुद्दीन है वो कुछ समय बाद दिल्ली चले जाते हैं, जब उनका दिल्ली जाने का टाइम आता है, और वो बाद में जाके गद्दी पे बैठते हैं। ये रहा आपका तुगलक डायनेस्टी के बारे में। यहाँ इस तुगलक से बाहर आपको ना मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, ना आपको प्री में क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी पॉसिबल प्लॉजिबल क्वेश्चंस थे वो सारे आपकी इस वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं, विद कंसेप्ट, विद स्टोरी, विद फैक्ट। यदि आपको अब भी समझ ना आया हो कुछ, तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमें पूछ सकते हैं। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप टेलीग्राम सेक्शन पे जा सकते हैं, आप हमारा ब्लॉग चेकआउट कर सकते हैं, और पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें। आने वाली वीडियोस को अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आप ही जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास हम आसानी से पहुंच सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम तैमूर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मैं हूं सुशांत, धन्यवाद।